दिल्ली एम्स में धानुका प्रतीक्षा क्षेत्र का उद्घाटन। सीएम रेखा ने हवन और पूजा में लिया हिस्सा। कहा, एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम। 200 इलेक्ट्रिक बसों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम रेखा समेत कई मंत्री रहे मौजूद। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। यमुना की सफाई को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, 20 फरवरी से चल रही है यमुना की सफाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित एम्स में धानुका प्रतीक्षा क्षेत्र के उद्घाटन पर, और आपको बताते चले कि यहां पर एम्स में धानुका प्रतीक्षा क्षेत्र के उद्घाटन के लिए हवन और पूजा में हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। दिल्ली एम्स विशेष रूप से और करीब 5 लाख ओपीडी सालाना एम्स संभालता है। हजारों मरीज रोजाना आते हैं और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश भर से आते हैं। जबकि देश भर में 22 एम्स पूरे करने पर काम चल रहा है, फिर भी दिल्ली एम्स का अपना महत्व है और हमने यहां के मरीजों को देखा है। 2014 से पहले इस अस्पताल में कैसी अव्यवस्थाएं हुआ करती थी, और लेकिन पिछले 10 सालों में एम्स की सारी व्यवस्थाएं सुधरी हैं और एम्स का काम बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। तो वहीं सीएम रेखा ने धानुका ग्रुप को बधाई दी, जिनकी वजह से सीएसआर में ये वेटिंग हॉल बना है और ये बहुत बड़ा वेटिंग हॉल है, और ये वेटिंग हॉल लाखों मरीजों के तीमारदारों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। देखिए, एम्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली एम्स विशेष रूप से, और लगभग 5 लाख ओपीडी एनुअली एम्स टैकल करता है। हजारों पेशेंट डेली आते हैं और केवल दिल्ली के नहीं देश भर के आते हैं। जबकि आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में 22 एम्स पूरे करने की योजना में कार्य चल रहा है, तो भी दिल्ली एम्स का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे पेशेंट्स को हमने देखा है कि 2014 से पहले किस तरीके से अव्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में रहा करती थी, परंतु इन पिछले 10 सालों में एम्स की सारी व्यवस्थाएं बेहतर हुई है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एम्स की वर्किंग अब चलती है। डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पेशेंट्स हो, अटेंडेंट हो, सबका ध्यान रखा जाता है। और मैं धानुका ग्रुप को बहुत बधाई देती हूं, जिनके वजह से सीएसआर में आज ये वेटिंग हॉल बन पाया है। बहुत ही बड़ा वेटिंग हॉल है, क्योंकि जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट तो एडमिट हो जाता है रूम में या आईसीयू में, पर अटेंडेंट के बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर वो यहाँ वहाँ कमर्शियल कोई कमरा देखता है, कभी सड़क पे बैठता है, कभी गलियारे में अपने आप को जगह खोजता है। बारिश, सर्दी, गर्मी होती है, पर ये वेटिंग हॉल उन लाखों पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और सीएसआर में इतना सुंदर काम करने से ही मुझे लगता है कि समाज में आगे बढ़ेगा समाज, और सरकार और समाज जब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तभी प्रगति संभव है। विकसित भारत हो या विकसित दिल्ली हो, इस तरीके के सीएसआर इनिशिएटिव के माध्यम से शहर में सुविधाएं बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा भी लगाया। इस मौके पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। हाल ही में कच्छ की यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें सिंदूर का पौधा भेंट किया है, और ये उपहार पाकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे इसे अपने घर में जरूर लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने दिल्ली स्थित आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर वह सिंदूर का पौधा लगाया।
दिल्ली में 5 जून को हर साल की तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में मंत्री आशीष सूद ने पौधारोपण किया। इस दौरान लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता के साथ साथ यह हमारी प्रकृति को जीवित रखने और पृथ्वी को हरा भरा और समृद्ध रखने का संकल्प है। विश्व पर्यावरण दिवस का ये दिन, ये केवल एक तारीख नहीं है, यह संकल्प है। और ये संकल्प के साथ साथ ये संकल्प है अपनी प्रकृति को जीवंत रखने का, अपने देश को, अपनी धरा को हरा भरा रखने का। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम सबके लिए चुनौती भी है और अवसर भी है। चुनौती इसलिए है कि अगर तापमान को रोका नहीं गया तो केवल धरती ही नहीं सूखेगी बल्कि हमारे बच्चों के सपने भी सूखेंगे। और अवसर इसलिए है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलकर, अपने कार्यशैली को बदलकर इस धरा को सुरक्षित रखने के लिए नई जीवन शैली को अपनाकर इस धरा को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने एक अनूठा प्रयास, एक पेड़ मां के नाम, जो अभियान शुरू किया, इसने पूरे देश में एक क्रांति परिवर्तन करके दिखाया है। ये ट्री प्लांटेशन का कैंपेन ही नहीं है, बल्कि इमोशन, साइंस और सस्टेनेबिलिटी की ट्रेनिंग भी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। इस अभियान को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार में विकास एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा बवाना पहुंचे और इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने बवाना स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचकर गौ माता की पूजा की और गौ माता का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने गौशाला परिसर का निरीक्षण भी किया है और इसके साथ ही मंत्री कपिल मिश्रा ने गौ माता की सेवा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह से ही दिल्ली की मुख्यमंत्री समेत दिल्ली सरकार में तमाम मंत्रियों ने विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। देखिए, दिल्ली में ये 4 गौशालाएं हैं और जो दिल्ली के गौवंश का प्रेम पूर्वक रखते हैं, उनमें से सबसे बड़ी गौशाला है पूरे दिल्ली एनसीआर की कृष्ण गौशाला। तो पर्यावरण दिवस पर मैं और अशोक जी, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हमने गौशाला को भी देखा, गौ माता की पूजा भी की है। और कुछ बहुत लंबे समय से दिल्ली में गौशालाओं को इग्नोर करके रखा गया था, उनका पैसा भी रोक के रखा गया था। और मुझे लगता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक गौशालाओं में आए, ये भी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी इस बात की, ये हो नहीं रहा था। तो अभी ये दौर खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री स्वयं और अशोक जी और हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। पुराने पेंडिंग जो इश्यू है उनका भी समाधान कर रहे हैं और लक्ष्य ये है कि दिल्ली में गौ सेवा का एक आदर्श हम लोग दिल्ली में स्थापित करें। जहाँ पर आप खड़े हैं श्री कृष्ण गौशाला, जहाँ पर 8,500 गायों की सेवा हो रही है, मैं इसका कोषाध्यक्ष का पदभार मेरे जिम्मे है। हालांकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी यहाँ आए, किस तरीके से आप लोगों ने गौशाला की समस्याएं रखी और उनका क्या समाधान मिला? देखिए, जब से यह सरकार आई है, हमें इस सरकार से काफी आशाएं और अपेक्षाएं थी। तो हमारी कई बहुत लंबित समस्याएं थी, मांगे थी, वो हमने मंत्री महोदय के सामने, कपिल मिश्रा जी के सामने रखा और उन्होंने बड़े ही मनोयोग से बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी सभी समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का तो उन्होंने हाथों हाथ, चूंकि ये हमारा डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विभाग के अंतर्गत आया है, उसके अधिकारी भी यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने हाथों हाथ निर्देश देकर उसका निराकरण करा। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि इतने बड़े अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, वह
इस गौशाला में आए और 8,500 गायों का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। हम बहुत बहुत उत्साहित हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को यूएमईईडी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और जिसके बाद हमने कई पहलुओं पर विचार किया है और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं और हमने केंद्रीयकृत वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक्ट आने के बाद जिसको उम्मीद एक्ट कहा जाता है, इसके बाद कई सारा हमने विचार किया है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम हम लोग उठाने वाले हैं। कल 6 तारीख को सेंट्रलाइज्ड वक्फ का बहुत बड़ा एक हम लोग कदम उठा रहे हैं, उम्मीद पोर्टल। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद जब एक्ट बना तो काम काज करने में कोई देरी नहीं होना चाहिए, तो सेंट्रल वक्फ पोर्टल है जिसका नाम उम्मीद पोर्टल, पूरा देश भर के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। कल लॉन्च होगा। उसके बाद जितने भी देश में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, मुतावाली सब अपने वक्फ प्रॉपर्टी का डिटेल्स पोर्टल में अपलोड होगा। राज्य सरकारों से भी मैं आह्वान करने वाला हूं और जितना स्टेट का वक्फ बोर्ड है उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जितना समय हमने तय किया है वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट के लिए, उनका एफिशिएंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला कदम है उम्मीद पोर्टल में दाखिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, अपलोड करना। ये दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 फरवरी से यमुना नदी की सफाई पर लगातार काम कर रही है और जैसा कि उन्होंने कहा कि काम जारी है और लोगों को दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए यमुना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है और एक संकल्प है। यमुना हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारा उद्देश्य इसके मूल स्वरूप को बहाल करना, ये सुनिश्चित करना कि ये अविरल और स्वच्छ बहती रहे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन से 20 फरवरी से लेकर अब तक, जैसे मैंने कहा अभी, लगातार यमुना की सफाई पे काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है और यमुना हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है, हमारी संस्कृति की प्रतीक है मां यमुना और यमुना का पुराना स्वरूप लौटे, यमुना अविरल और निर्मल बहे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है और इसलिए मैंने कहा कि 2028 हमने लक्ष्य तय किया है। उससे पहले दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने साकेत में नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसडीएम, डीसी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई बड़ी सीवर लाइन परियोजना शुरू नहीं की गई है। अधिकांश कॉलोनियों और गांव में सीवर लाइन भी नहीं बिछाई गई, ना ही कोई सीवर कनेक्शन दिया गया। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 3 महीने पहले जब से सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और अधिकारी युद्ध स्तर पर जमीन पर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा इन 3 महीनों में हुआ है। क्योंकि 10 साल में दिल्ली में कोई भी सीवर की लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। सारी कॉलोनियों में सीवर की लाइन अभी तक डली नहीं, गाँव में भी नहीं डली, सीवर के कनेक्शन भी नहीं हुए, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसके निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर में डाल दिया। आज यहाँ पे साकेत के लोग इससे पीड़ित है, हमने देखा है समस्या को। यहाँ पे डीसी भी है, डीएम भी है, जल बोर्ड भी है, पीडब्ल्यू भी है, आईडब्ल्यूसी, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसका सोल्यूशन जल्दी से निकालकर इसका समाधान करें। देखिए हमारे विधायक जी वीरेंद्र जी, हमारे सांसद जी रामजी जी, दोनों हमारे साथ में, ये जहाँ पर हमको लेके जाएंगे, जो जो समस्या बताएंगे उसका समाधान हम करेंगे। देखिए 3 महीने से जब से सरकार बनी है, युद्ध स्तर पर सारे हमारे मुख्यमंत्री महोदया जी, सारे मंत्री सारे सड़क पर हैं, सारे अधिकारी मैं समझता हूँ।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। खासकर एम्स दिल्ली जो सालाना लगभग 5 लाख ओपीडी मामलों को संभालता है। न केवल दिल्ली से बल्कि पूरे भारत से हजारों मरीज रोजाना आते हैं। जबकि पीएम मोदी ने देश भर में 22 एम्स स्थापित करने की योजनाएं शुरू की है। एम्स दिल्ली अभी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है दिल्ली एम्स विशेष रूप से, और लगभग 5 लाख ओपीडी एनुअली एम्स टैकल करता है। हजारों पेशेंट डेली आते हैं और केवल दिल्ली के नहीं देश भर के आते हैं। जबकि आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में 22 एम्स पूरे करने की योजना में कार्य चल रहा है, तो भी दिल्ली एम्स का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे पेशेंट्स को हमने देखा है कि 2014 से पहले किस तरीके से अव्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में रहा करती थी, परंतु इन पिछले 10 सालों में एम्स की सारी व्यवस्थाएं बेहतर हुई है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एम्स की वर्किंग अब चलती है। डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पेशेंट्स हो, अटेंडेंट हो, सबका ध्यान रखा जाता है। और मैं धानुका ग्रुप को बहुत बधाई देती हूँ, जिनकी वजह से सीएसआर में आज ये वेटिंग हॉल बन पाया है। बहुत ही बड़ा वेटिंग हॉल है, क्योंकि जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट तो एडमिट हो जाता है रूम में या आईसीयू में, पर अटेंडेंट के बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर वो यहाँ वहाँ कमर्शियल कोई कमरा देखता है, कभी सड़क पे बैठता है, कभी गलियारे में अपने आप को जगह खोजता है, बारिश सर्दी गर्मी होती है। पर ये वेटिंग हॉल उन लाखों पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और सीएसआर में इतना सुंदर काम करने से ही मुझे लगता है कि समाज में आगे बढ़ेगा समाज, और सरकार और समाज जब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तभी प्रगति संभव है। विकसित भारत हो या विकसित दिल्ली हो, इस तरीके के सीएसआर इनिशिएटिव के माध्यम से शहर में सुविधाएं बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह हमारा दिल्ली एम्स है, जहां देश भर से मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी आते हैं। रोजाना 17,000 से 18,000 से अधिक ओपीडी मामले आते हैं। प्रत्येक मरीज के साथ आमतौर पर 1 या 2 रिश्तेदार होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के लिए बैठने या आराम करने की कोई उचित सुविधा नहीं थी। तो ये जो हमारा दिल्ली एम्स है, ये दिल्ली एम्स में पूरे देश से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, उनके साथ में उनके परिवार के लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ रोज जो मरीज आते हैं 17-18 हजार से ज्यादा ओपीडी है, और उनके ही सब पेशेंट के साथ में 1-1 लोग 2-2 लोग परिवार के भी आते हैं। तो इतने भीड़ को यहाँ पर बैठने के लिए उनकी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं थी। ये तो मरीजों को भी व्यवस्था यहाँ पर इस वेटिंग हॉल से होंगी, और उनके जो परिवार के लोग उनके साथ में 2 दिन 4 दिन 8 दिन यहाँ पर रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक सुविधा यहाँ। दिल्ली के कटरा नील इलाके में बंदूक की नोक पर हुई 35 लाख रुपए की लूट का दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिले की संयुक्त टीमों ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने पूरी लूट की गई है और लूटी गई है रकम के साथ साथ अपराध में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल और कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। लाहौरी गेट, कोतवाली थाना और स्पेशल स्टाफ की जो टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रात भर छापेमारी की और इस दौरान मुख्य आरोपी शेखर, निखिल, साहिल और तुषार को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 33,90,000 नगद, 2 देसी पिस्तौल और वारदात में पहने गए कपड़े बरामद किए गए। पुलिस उपायुक्त ने इस त्वरित कार्रवाई को पुलिस टीम की सतर्कता और तकनीकी विशेषज्ञता का परिणाम बताया है। मार्केट है, वहाँ पे ये वारदात हुई अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। उसमें जो कंप्लेनेंट है निखिल जैन, उनके ऑफिस के ऊपर 2 लोग आए जिन्होंने उसके ऑफिस में घुसने की कोशिश करी। वो गेट लॉक कर दिया उसके एम्प्लॉय ने, तो उन्होंने गोली मार के वो गेट जो पीछे का था वो गेट तोड़ दिया, अंदर घुसा, उसको गन पॉइंट दिखाया। गन पॉइंट पे फिर आसपास के अंदर अलमारियां चेक करी और एक अलमारी के अंदर अराउंड 35 लाख रुपए के आसपास कैश था। वो सारा कैश वो लोग लूट के भाग गए। जब वो निकल रहे थे, एक आदमी नीचे वेट कर रहा था निकलना। 3 की फुटेज है जो टेलीविजन आप लोग।
दिल्ली पुलिस की साइबर वेस्ट यूनिट ने मेवात क्षेत्र के संचालित एक सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 आरोपियों वसीम, जावेद और खालिद को राजस्थान के डिग जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरोह के लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए फर्जी अश्लील वीडियो दिखाकर पीड़ितों को बहकाते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड करते हैं और फिर खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और जिनमें आपत्तिजनक साक्ष्य है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में बुधवार शाम करीब 7 बजे एक पुरानी बिल्डिंग अचानक गिर गई और इस बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था और अंदर 4 से 5 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद एक मजदूर को घायल हालात में बचा लिया गया है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। दमकल की 4 गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बिल्डिंग क्यों गिरी इसकी जांच की जा रही है और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। ये जानकारी हमारे पास 311 पे आई थी, कंप्लेंट आया है और उसके बाद हमारे सारे जो जेई और सारे हमारे लोग जो है ना, हमारे सारे अधिकारी आकर यहाँ पे पहले तो मलबा हटाने का कार्य कर रहे हैं। जैसी कि जानकारी हमारे पुलिस से मिली है कि कोई कैजुअलिटी अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है, ना अभी तक कुछ पता चला इस बारे में। अब आगे जो है हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या कारण रहा इसके गिरने का और इसकी स्थिति जो है वो तो देखने के बाद ही आगे पता चलेगा इसके। सर, ये डीडीए फ्लैट है, पता चला एलआईजी फ्लैट है और उसके जो है बावजूद भी कई जो है इसमें माले बने हुए थे, कई मंजिल ये बना हुआ था। ये ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। हम लोग जरा इसके बारे में एक बार पहले मलबा हटाने का कार्य कर ले, एक बार इसको क्लियर कराते। मेरा नाम रामफल गुप्ता है जी। रामफल गुप्ता जी, क्या हो सकता है साथ में जो गिर गया मकानी, कैसे? ऐसा ये काम चल रहा था यहाँ पर। ये पहले स्टोर था यहाँ पर, डिपार्टमेंटल स्टोर। ये करीब अभी 6 महीने से ये है, बिल्डिंग सेल हुई है। ये किसी बिल्डर ने खरीदी है और उसका वो कार्य चल रहा था। ये मैं अपनी शॉप पर था करीब 4 बजे, 4:15 बजे। सामने मेरा रेजिडेंशियल है और मुझे पता लगा कि हमारे सामने जो है D12 का 114 नंबर, उसकी छत गिर गई है और इस तरीके। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक एसी कंप्रेसर में विस्फोट होने से जोरदार आग लग गई और हादसे में एक व्यक्ति झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया और आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीम भी मौके पर मौजूद है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न तब फीका पड़ गया जब बेंगलुरु में भगदड़ के दौरान 11 लोगों की जान चली गई। बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, अल्लू अर्जुन के साथ जो किया गया, क्या आप अपने नेताओं के साथ भी ऐसा ही करेंगे या नहीं? पुलिस ने विजय मार्च की अनुमति नहीं दी थी तो इसे किसने अधिकृत किया? अंत में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैंने रिपोर्ट देखी है और स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन 25,000 अतिरिक्त टिकट बेचे गए हैं और ये राज्य सरकार की विफलता है। 11 निर्दोष लोगों की मौत के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वो आप अपने नेताओं के साथ करेंगे या नहीं करेंगे? और डिस्पाइट द पुलिस नॉट गिविंग परमिशन, हु ऑथराइज द विक्ट्री मार्च? किसने ऑथराइज किया ये विक्ट्री मार्च? और अंत में मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। अभी तो मैं खबर में देख रहा था कि शायद 35,000 की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए। ऐसा तो कभी नहीं होता है, 35,000 की कैपेसिटी और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज शेयरली द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार का फेल्योर है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ओन इट्स फेल्योर। The Chief Minister and the Deputy Chief Minister have to resign for the death of 11 innocent people. चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।